नमस्कार। यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। ताइवान के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में आज आए तेज भूकंप में 4 लोगों की मौत और लगभग 60 लोग घायल। विश्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान। निर्वाचन आयोग आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ करेगा समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सहित राज्यसभा में 11 नए सदस्यों ने ली आज शपथ। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। ताइवान के पूर्व तटवर्ती क्षेत्रों में आज आए तेज भूकंप में 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 60 लोग घायल हो गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.4 तीव्रता की इस भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र ताइवान की हुआलियन शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण समुद्र में लगभग 35 किलोमीटर की गहराई पर था। ताइपे भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक वू शियन फू ने कहा है कि पिछले 25 वर्षों में यह ताइवान और तटीय क्षेत्रों में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार हुआलियन में कई इमारतें ढह गई है और कई क्षतिग्रस्त हो गई है। भूकंप के कारण दक्षिणी जापान और फिलीपींस में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान के यूनागुनी द्वीप पर 30 किलोमीटर ऊंची सुनामी दर्ज की गई। चीन के दक्षिण पूर्वी फुजियान प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत ताइपे संघ ने भूकंप के बारे में सहायता और जानकारी के लिए आपात हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपात हेल्पलाइन नंबर है 0905247906। नंबर एक बार फिर, नंबर है 0905247906 और ईमेल आईडी है ad.ita@mea.gov.in। संघ ने ताइवान में रह रहे भारतीय नागरिकों को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत के लिए अपने पहले के अनुमान में संशोधन करते हुए विश्व बैंक ने इसमें 1.2% की बढ़ोतरी की है। हाल के विकास अपडेट के अनुसार वर्ष 2024 में दक्षिण एशिया की समग्र वृद्धि पर 6% रहने की संभावना है। ऐसा मुख्य रूप से भारत में तेज विकास तथा पाकिस्तान और श्रीलंका में आर्थिक बहाल के कारण संभव होगा। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में वर्ष 2025 में 6.1% की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर के साथ अगले 2 वर्ष तक विश्व में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र बना रहेगा। निर्वाचन आयोग आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। बैठक में कानून व्यवस्था और गैर कानूनी गतिविधियां स्थिति का आंकलन और समीक्षा की जाएगी। बैठक में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी से संबंधित सतर्कता उपायों की भी समीक्षा होगी। निर्वाचन आयोग ने कल 6 राज्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान सतर्क निगरानी रखी जा सके और महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो सके। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, जहां 60 करोड़ से अधिक की आबादी है, तथा आंध्र प्रदेश और ओडिशा, जहां लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी होने को है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में धन बल का प्रयोग रोकने और चुनावी खर्च पर निगरानी बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने कहा है कि विद्यालयों की पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में NCERT की ओर से कहा गया है कि पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 33 लाख पुस्तकें छप चुकी हैं और उन्हें दुकानों पर भेज दिया गया है। परिषद ने कहा है कि तीसरी और छठी कक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें इस महीने और अगले महीने प्रकाशित कर दी जाएंगी। ये भी कहा गया है कि चौथी, 5वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की किताबें इस महीने बाजार में आ जाएंगी। NCERT ने सभी छात्रों और अभिभावकों से धैर्य रखने और चिंतित न होने का अनुरोध किया।
बहुत से राज्यों में स्कूलों की किताबें उपलब्ध न होने की खबरों के बीच एनसीईआरटी ने ये प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्रालय ने 5 गैर सरकारी संगठनों का विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है। सूत्रों के अनुसार विदेशी अंशदान के दुरुपयोग के मामले में लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। गैर सरकारी संगठनों में सीएनआई, साइनोलॉजिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन एंड इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया शामिल है। सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली में अश्विनी बीएसएफ अधिकारी संस्थान में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 5 अप्रैल तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। ये प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम 6 बजे से संगीत समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। आतिशी ने दावा किया था कि उनसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आतिशी झूठ बोल रही है और उनका आरोप आधारहीन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बेबुनियाद बयान देना आम आदमी पार्टी का स्वभाव है। श्री सचदेवा ने कहा है कि आतिशी को क्षमा मांगने के लिए समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा गया है। आतिशी ने कल दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें दल में शामिल करने की पेशकश की गई थी। उन्होंने ये भी दावा किया था कि भाजपा में शामिल होने से इनकार करने पर प्रवर्तन निदेशालय उन्हें 1 महीने में गिरफ्तार कर लेगी। केंद्र सरकार गर्मियों में बिजली की मांग पूरी करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस बारे में कई बैठकें की और गर्मियों से जुड़े लोड शेडिंग यानी शून्य कटौती सुनिश्चित करने पर बल दिया। कल नई दिल्ली में एक बैठक में उन्होंने अधिकतम बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी ताप बिजली संयंत्रों की क्षमता स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के साथ भी बैठक की। मौसम विभाग ने इस वर्ष गर्मियों में कुछ स्थानों को छोड़कर पूरे देश में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसे देखते हुए बिजली की मांग भी पहले की अपेक्षा अधिक रहने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सहित राज्यसभा के 11 नए सदस्यों ने आज शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को संसद भवन में अपने कक्ष में शपथ दिलाए। नए सदस्य बिहार के प्रोफेसर मनोज झा, धर्मशिला गुप्ता और संजय यादव, हिमाचल प्रदेश के हर्ष महाजन, हरियाणा के सुभाष चंद्र, महाराष्ट्र की मेधा कुलकर्णी और चंद्रकांत हेंडोरे, कर्नाटक के जे.सी. चंद्रशेखर, गुजरात के गोविंद भाई ढोलकिया, उत्तर प्रदेश की साधना सिंह और मध्य प्रदेश के अशोक सिंह शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की पहली द्विमासिक बैठक मुंबई में शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गाजा में इजरायली हमले में 7 मानवीय सहायता कर्मियों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजरायल पर इन कार्यकर्ताओं का पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराए जाने का आरोप लगाया। कल के हमले में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के नागरिकों के मारे जाने के बाद इजरायल ने स्वतंत्र जांच कराए जाने का वायदा किया। मारे गए सहायता कर्मियों में 3 ब्रिटेन के और एक पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अमेरिकी कनाडाई नागरिक शामिल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जताई है। इस्लामाबाद में संसद भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की अपनी पृष्ठभूमि है, हालांकि वहां चुनाव के बाद इसमें सुधार किया जा सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच विशाखापट्टनम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा। कल बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हरा दिया था। बेंगलुरु की टीम को 182 रन के लक्ष्य के जवाब में 19 ओवर में 4 गेंद में 153 रन पर आउट हो गई। सुपर जायंट्स की कल मयंक यादव ने 3 विकेट लिए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।